जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजश्री क्लासेस पे। ये आपकी CUET PG एमएड का आज पेपर है। आज है 23 मार्च 2025 और हम लोग ये जो आपका 75 क्वेश्चंस का सेट हम लोग करने वाले हैं। इसमें 2023-24 के मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको देखने वाले हैं और इसके साथ ही जो प्रीवियस के भी कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको इसमें उसके भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत ही अच्छे और एक सॉलिड क्वेश्चन बेस मैंने तैयार किया है और इसके पहले जितने भी आपके ये जो प्लेलिस्ट है CUET PG एमएड की, इसमें जितने भी आपके पेपर हैं उसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ और ऐसे क्या होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे नए आएंगे क्योंकि आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो फुल तो क्वेश्चन एकदम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग नहीं दे देंगे, लेकिन हाँ आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे जिससे कि आप जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं आपके लिए वो आपका नंबर जो है वो सेफ़ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं यहाँ पर CUET PG सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड है। प्रैक्टिस सेट्स भी जो है वो प्रीवियस ईयर के बेस पर ही बनाया गया है। तो कीप दैट इन माइंड और उसी के साथ एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं अपने आज का क्लास हम, जो कि हमारा आज का आखिरी क्लास रहने वाला है और इसके बाद आप पूरे टाइम बस रिवीजन करिए। और एक और चीज़ कि आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि पहला तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें जो सिग्नेचर वाला लाइन होता है वो आपके उसी फर्स्ट पेज पे ही होना चाहिए। कुछ लोगों का क्या है ना कि जैसे ये आपका एडमिट कार्ड में 4 पेजेस लगे तो मेनली तो हमें 2 पेजेस से मतलब होता है, तो वो भी फर्स्ट ही वो लोग ले जाने देते हैं, दूसरा तो वो लोग उधर ही रख देते हैं। तो ये जो नीचे सिग्नेचर वाला कॉलम है ना, ये सिग्नेचर आपका इसी पेज में हो, फर्स्ट पेज में जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जाने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि आपको पेन ले जाना है कि नहीं, बॉटल ले जाना है तो कैसा बॉटल ले जाना है या वो अलाउ है भी कि नहीं, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लें। ये तो रही बाहर की बात। अब उसके बाद जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो बहुत ही पहले तो आप पहले से ही माइंड मेकअप करके जाइए कि आपको सेक्शन A जो कॉमन डोमेन है वो पहले करना है या आपका जो स्पेसिफिक डोमेन है वो आपको पहले करना है। तो जो भी आप चूज़ करें उसको आराम से और समय को ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत बच्चों की प्रीवियस ईयर में भी कंप्लेन आई थी कि टाइम मैनेजमेंट मैम नहीं होता है। तो आपका पेपर एज सच बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल तो है नहीं, बट हाँ सेक्शन A में रहेगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, इफ़ यू वांट टू गेन कॉन्फिडेंस, आई विल सजेस्ट कि पहले आप अपने सेक्शन B का डोमेन कर लीजिए 75 क्वेश्चंस का। उसके बाद रिमेनिंग जो टाइम है आप उसको फर्स्ट पे दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा क्योंकि B जो है उस पर आपने ज़्यादा कमांड कर रखी है। तो ये पेपर से रिलेटेड है और समय का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें, विद इन टाइम उसको कर ले। और आपके कंप्यूटर पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, नहीं चलता है, तो डोंट हेजिटेट, इन्विजिलेटर जो भी है वहाँ पे उनको तुरंत बोलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, द स्कूल ऑफ फिलोसफी विच डू नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये कह रहा है कि ये बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना टीचर पसंद नहीं करता है, बल्कि वो टीचर को ही हर समय क्या कह रहे हैं कि आप कॉशियस रहिए, आप अवेयर रहिए कि बच्चा जो है वो क्या करे, कुछ गलत उसके साथ वो ना कर ले। और आप बच्चे को लव के साथ और सिंपैथी के साथ ट्रीट करिए, केयर करिए, ठीक है। मतलब बच्चे को आप रोकिए मत, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, बल्कि जो हर्डल्स है उसके बीच के उसको आप हटाने का काम करिए और बच्चे को एज इट इज़ ए नेचुरल फ्लो आप काम करने दीजिए। तो ये आपके जो फिलॉसफी मानने वाले हैं ये है आपके प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। हु बिलोंग्स टू दिस फेमस statement, literacy is not the end of education nor education the beginning, it is only one of the means whereby men and women can be educated। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी की है। इनका कहना है कि, और इन्होंने लिटरेसी को भी एक डिफरेंट बताया था कि लिटरेसी इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। अगर ऐसे भी आपको कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आए कि लिटरेसी और एजुकेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा भी किसने कहा, तो वो भी गांधी जी ने ही कहा है, ठीक है। इनका कहना है कि इट इज़ जस्ट अ मीन, जो आपका एजुकेशन है वो एक तरीका है जिससे हम मेन और वुमेन को क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हो गए तो वहाँ पे शिक्षा ख़त्म हो जाती है, नहीं, न तो वो शिक्षा के ख़त्म होने को दिखाता, न वो शिक्षा के शुरुआत को दिखाता। ये जस्ट एक तरीका है, एक प्रोसेस है। द फेमस स्टेटमेंट, द कल्चर ऑफ सोसाइटी मीन्स द टोटल वे ऑफ लिफ्ट ऑफ द सोसाइटी। एक सोसाइटी का जो कल्चर है उसका मतलब है कि उस सोसाइटी का पूरा के पूरा लिफ्ट होना, मतलब वो दिखाता है आपका कल्चर जिस हिसाब का रहेगा। तो ये किसने कहा है, ये ओटावे का स्टेटमेंट है, AKC ओटावे।
Which governance system accept the following concept? A teacher is taken to be a torch in whose light the children reach their destination. तो ये किस गवर्नेंस सिस्टम को यहाँ पे दिखा रहा है कि टीचर जो है वो एक टॉर्च की तरह है जो अपने बच्चों को लाइट प्रोवाइड करता है और बच्चे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में कहा जाता है। देखिए आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, इसलिए मैं इसको लास्ट टाइम पे आपको जो है प्रोवाइड कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको बाद में ही अपलोड करती। बट चूँकि क्वेश्चन इसके काफ़ी इफेक्टिव लगे मुझे और काफ़ी जो आपने प्रीवियस में किया है ना, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन से हट करके हैं। सो प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि इसके सारे क्वेश्चन आप देख कर ही जाएँ। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कॉम्टे, वेरी नाइस इनफ, ऑगस्ट कॉम्टे है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। ये MC डुगल का स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है, पॉजिटिव साइंस है और बिहेवियर है, ठीक है। प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग का मतलब आपका होता है कि वहाँ पे वो लर्निंग रुक जाती है। एक और वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्लेट्यू के बारे में। मीन्स ऐसी लर्निंग जहाँ पे ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो ना तो आप पीछे जा पा रहे हो। सो बेसिकली वो आपकी ज़ीरो लर्निंग होती है वहाँ पे, ठीक है, ज़ीरो और निगेटिव लर्निंग। फॉल एंड राइज नहीं होता है, स्लो लर्निंग भी हम नहीं कह सकते, फास्ट तो होगा नहीं, अदरवाइज प्लेट्यू नाम ही क्यों पड़ा। तो ज़ीरो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़ीरो और निगेटिव लर्निंग। इन विच लर्निंग थियरी रेनफोर्समेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप बात करो कि कौन सी लर्निंग थियरी में रेनफोर्समेंट को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो ये है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। ट्रायल एंड एरर किसकी है, थॉर्नडाइक की है, क्लासिकल पैवलव की है, याद रखेंगे आप इसको। Which learning theory accept that the nature of learning is cognitive and enduring? जो लर्निंग का जो नेचर है वो थोड़ा संज्ञानात्मक है और enduring है। तो ये इंसाइट लर्निंग जो है, जो कोहलर, कोफ्का और वर्दाइमर की है, उसका मानना है। याद रखिएगा कि कॉग्निटिव उसमें इफ़ेक्ट भी दिखता है और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। से आपको एक बार अगर किसी चीज़ का आपने मतलब वो एक बार आपके दिमाग में आया कोई चीज़ सूझ, जो इनसाइट हम कह रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब आप वो काम करोगे तो वो आपके दिमाग में रहेगा, ऐसा नहीं आप भूल जाओगे। फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थियरी किसने डेवलप की है, तो ये RB कैटल की है। किसकी है, RB कैटल, ठीक है। तो इन्होंने दो तरह के इंटेलिजेंस को दिया था, एक फ्लूइड और एक क्रिस्टलाइज, ये दो अलग अलग होते हैं, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थियरी, ठीक है। ये RB कैटल का है। गिलफोर्ड का हमने पहले ही डिस्कस किया है, SOI मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, जिसको 3D मॉडल भी कहते हैं, जिसमें आपका कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट तीन चीज़ों होती हैं, जिसमें इन दोनों के ऑपरेशन के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। टोटल 180 एलिमेंट्स होते हैं। गार्डनर का हमने पढ़ा है मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, फ्रेम्स ऑफ माइंड इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थियरी है। कौन सी थियरी है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थियरी, ठीक है। तीन इनके भी एलिमेंट्स थे। फैक्टर थियरी ऑफ पर्सनालिटी वाज डेवलप्ड बाय, तो फैक्टर थियरी जो है वो आपके रेमंड बर्नार्ड कैटल द्वारा ही दी गई थी। देखिए यहाँ पे भी रेमंड कैटल दिया हुआ है, बट उनका पूरा नाम RB कैटल है। जब अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसी के साथ आप जाइए, इनका पूरा नाम रेमंड बर्नार्ड कैटल था। तो फैक्टर थियरी जो है वो इन्होंने ही दी थी और इनका 16 PF आपने सुना होगा, 16 पर्सनालिटी फैक्टर टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ ए इंडिविजुअल, वो भी इन्होंने ही दिया है। स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थियरी, स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थियरी। नेक्स्ट, हु सेड एजुकेशन इज़ वॉट इमेंसिपेट्स, किसने कहा है ये, तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद का एजुकेशन का कोट आपका पहले का भी है कि डिवाइन मैनिफेस्टेशन है, जो कि ऑलरेडी एक व्यक्ति में प्रेजेंट होता है, उसकी इन्नेट पोटेंशियल को डेवलप करना, जितनी उसकी काबिलियत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एजुकेशन adult people of the society arrange education in order to train the member of the next generation in that lifestyle and for the realization of that एस्पिरेशन। तो बेसिकली क्या है, एडल्ट लोग ही उसको कर रहे हैं। जैसे आपके घर में आपके बड़े भैया दीदी, मदर फादर, ग्रैंड फादर, नेफ्यू नीस, तो ये लोग क्या करते हैं, जब आप छोटे होते हो तो आपको वो चीज़ें बताते हैं। तो एक तरीके से जो उनके लाइफस्टाइल है, जिस तरह से उनका स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट फिटिंग करने की कोशिश की जाती है। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, सिंपल सी चीज़ है कि जो हम घर से लेकर के आते हैं। लाइफस्टाइल, नेक्स्ट जनरेशन, तो ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं।
तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन होगा। 3 मेन फंक्शंस, स्पेक्यूलेटिव, नॉर्मेटिव एंड क्रिटिकल, ये किससे संबंधित है? तो ये फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स हैं और इसको हम एजुकेशनल फिलॉसफी में पढ़ते हैं। स्पेक्यूलेटिव कॉन्सेप्ट, नॉर्मेटिव एंड क्रिटिकल। अभी प्रीवियस कल जो हमने पेपर किया था उसमें स्पेक्यूलेटिव कॉन्सेप्ट को ही जो है वो पॉइंट आउट करके उसमें पूछा गया था। Which aspect of philosophy determine the curriculum and teaching method education? जहाँ भी नॉलेज को देने की बात आएगी तो वहाँ पे आपका एपिस्टेमोलॉजी ही आएगा। Find out the name of mechanistic philosopher who explain mechanistic soul. किसने mechanistic soul का कॉन्सेप्ट दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्पेंसर ने दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है, स्पेंसर। The name of philosophy, स्कूल ऑफ फिलॉसफी विच चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अगर आप देखोगे तो आइडियलिज्म वाले तो थिंकिंग को ही प्रमोट करते थे और वो टीचर सेंट्रिक था। प्रेगमेटिज्म वाले भी बच्चे को करने देते हैं और टीचर को एक इंस्ट्रक्टर की तरह देखते हैं कि टीचर जो है वो सब कुछ दे रहा है। ह्यूमनिज्म नहीं, नेचुरलिज्म जो है टोटली चाइल्ड सेंटर्ड होता है कि बच्चे का जो मन करे आप करने दो। अगर वो गिर भी रहा है पेड़ से, मान लीजिए चढ़ रहा है, गिर जाएगा तो भी उसको गिरने दो, नेक्स्ट टाइम वो चीज़ नहीं करेगा। तो नेचर ही उसका टीचर है और वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। विच फिलॉसफी कंसिडर सेंस ऑर्गन बेस्ड नॉलेज एज अनट्रू। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि सेंस ऑर्गन की जो हमारा ज्ञान है, जो हम अपने ज्ञान से चीज़ों को, इस दुनिया को देख रहे हैं, वो गलत है। बिकॉज द ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ विच आर परसीव्ड बाई सेंस ऑर्गन, क्योंकि इनका कहना है कि जो ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी हम परसीव कर रहे हैं आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड सच एज आर फॉल्स। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कोई भी जो कि इस दुनिया की चीज़ों को गलत बताए क्योंकि उसमें परसेप्शन का इफ़ेक्ट आ जाता है, वो हमें वैसी दिखती हैं बट ऐसी होती नहीं हैं, तो विचारों को प्रमुखता दी जा रही है और वहाँ पे आपका कौन आ जाएगा? आइडियलिज्म हो जाएगा। School of philosophy believes that human mind is inclined toward the idealization of truth, ब्यूटी एंड गुडनेस। तो ये भी आपका आइडियलिज्म होगा जो कि कहता है कि ह्यूमन माइंड किस में है? ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। जो हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना कि सत्यम, शिवम और सुंदरम वाला कॉन्सेप्ट, ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइडियलिज्म इज़ द करेक्ट वन। नेम द फिलोसोफर हु सेड वी हैव किल्ड द गॉड। हमने भगवान को मार दिया है। ये किसका कहना है? तो ये निट्जे का कहना है। ये एग्जिस्टेंशलिज्म से बिलीव करते हैं जिसका मेन कोट क्या होता है? एग्जिस्टेंस प्रिसीड एसेंस। अगर ये भी आपसे पूछे दैट इज़ ऑल्सो गोज टू एग्जिस्टेंशलिज्म। बट जैसा मैंने पेपर पैटर्न में देखा है CUET एमिड के, तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जिस्टेंशलिज्म और इन सब से नहीं पूछते। इनके मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे तो आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म से रहता है। ठीक है, तो हमने भगवान को मार दिया है, ये निट्जे का कहना है। अ फेमस मेथड ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो जॉन डीवी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया गया है। The aim of NEP 2020 is to achieve 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी में। NEP 2020 फिर से आ गया। तो देखिए आपको GER 100% करना है। कहाँ पे? प्राइमरी लेवल पे। तो कब तक होगा? 2030 तक होगा कि सारे के सारे बच्चे उस एज ग्रुप के स्कूल में दाखिल हों। ये इनका एम है। ठीक है, किसका एम है? NEP 2020 का, तो 2030 तक। ठीक है, और आपका फिर सेकेंडरी का भी इन्होंने एक एम बनाया है और मल्टी डिसिप्लिनरी को भी बताया है कि हायर एजुकेशन को टोटली मल्टी डिसिप्लिनरी करना, तो उसका है 2040 तक। ठीक है, और वोकेशनल को लाना है भारत में, तो वो 2035 तक उसका एम है। द एम ऑफ NEP 2020 is to increase the gross enrollment ratio in higher education including vocational education। देखिए इसकी अभी ही मैंने आपको बताया कि वोकेशनल एजुकेशन को जो है 26.30 से लेकर 50% तक ले जाने का इनका टारगेट है 2035 तक। NEP 2020 में भी ये चीज़ कही गई है। तो
NEP 2020 को आपने नहीं किया है तो करके जाइए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आप देख रहे हैं लाइन से, ठीक है। तो प्राइमरी की बात करेगा तो 2030 याद रखिए, और अगर हायर में वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो 26.30 से बढ़ाकर 50 करना है, ये 35 में, और मल्टी डिसिप्लिनरी कहेगा तो 2040 में। According to NEP 2020, which one among the following one umbrella institution within the 4 independent vertical institutions will be set? ओके तो कौन सा एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन होगा? अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ना, अम्ब्रेला जैसे छतरी आपकी होती है ना, लाइक दिस, कि जो कि जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपसे पूछा है कि वो अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन का नाम क्या होगा जिसके अंदर 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल इंस्टीट्यूशन वर्क करेंगे। तो उसका नाम है आपका हेकी। हेकी बोले तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हेकी। इनके अंतर्गत 4 लोग आते हैं। कितने लोग आएंगे? 4। एक तो यही है NHERC, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। उसके बाद आएगा NAC, एक तो ये हो गया ये NAC, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, जो एक्रीडेट करने की बात करेगा। उसके बाद HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, एक रेगुलेटरी होगा, एक एक्रीडिटेशन होगा, एक ग्रांट करेगा, जो पैसे वैसे वाला काम है वो सारा करेगा, ये HEGC। और सबसे आखिरी में होगा आपका GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल। क्लियर है ये चीज़? इसलिए मैंने आपको चारों यहीं पे बता दिया है। और एक जो सबसे अम्ब्रेला बीचों बीच में वो हेकी होगा। जो GEC है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जनरल एजुकेशन काउंसिल है, और इसी जनरल एजुकेशन काउंसिल से एक आपका बोर्ड निकलेगा जिसका नाम है PSSB, ठीक है, PSSB, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। और इसके अंतर्गत फिर 5 अलग सब ब्रांचेस निकलते हैं, जिसमें वेटरनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर हो गया आपका, और हिस्टोरिकल जो आर्कियोलॉजिकल का है, और इसी में NCTE भी मर्ज हो गया है। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब NCTE इसके अंतर्गत आ जाता है। तो आप एक टीचर एडुकेटर बनने जा रहे हो टीचिंग गवर्निंग में, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, वाई द GEC मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर अब आपको ऑड वन आउट में भी दे देगा कि इसमें से कौन सा 3 एक जैसा है एक नहीं है, तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, और चारों का नाम तो आपको याद ही होना चाहिए। एक बार मैं और आपको रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले NHERC, उसके बाद NAC, उसके बाद HEGC, उसके बाद GEC, और सबसे जो हेड है घर का फैमिली मुखिया वो हेकी है, जो अम्ब्रेला की तरह स्टैंड कर रहा है। इन विच ईयर NCERT लॉन्च्ड द PIDE project, PIDE stand for Project Integrated Education for Disabled Children with the help of UNICEF। यहाँ से देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है UGC नेट में पूछा गया है, और अभी ये दिसंबर, जो जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था ना दिसंबर में, उसमें पूछा गया। कैसे पूछा गया? देखिए इसी क्वेश्चन को उन्होंने क्या पूछा था कि पाइड जो है वो किसके हेल्प से जो है वो प्रोग्राम को लॉन्च किया था NCERT ने, और आंसर में आपके ऑप्शन में था यूनिसेफ, यूनेस्को, और ऐसे ही 2 और ऑप्शन दिए हुए थे। तो आप जो पढ़ रहे हो बहुत कॉन्शियसली पढ़ो कि जो आपके डिसेबल्ड बच्चों के लिए है वो यूनिसेफ के हेल्प के साथ किसने किया? NCERT। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ वन क्वेश्चन, दिस इज़ अ होल क्वेश्चन कि पहला यूनिसेफ ने किसके साथ कोलैबोरेट करके पाइड किया? तो NCERT के साथ। दूसरा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि NCERT और यूनिसेफ ने मिलकर के 1987 में किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जो कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए, ये नहीं भी बताएगा, उसमें आपको दे देगा, रमसा दे देगा, पाइड दे देगा, कुछ और दे देगा, SSA दे देगा। तो आपको यहाँ भी पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन की इंटरचेंज होकर के लैंग्वेज को बदल करके पूछा जाता है वो तब होगा जब आप होल क्वेश्चन को समझेंगे और ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? तो NCERT और यूनिसेफ ने मिलकर के डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे 1987 में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप में से 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड कब हुआ था? तो 2001 में। देखिए ऑप्शन आपको देगा, हालांकि लॉन्च्ड जो है 2000 में हुआ था, इम्प्लीमेंट 2001 में हुआ था, बट एज सच इन्होंने ऑप्शन ऐसे कंफ्यूजिंग दिया ही नहीं, सो गो फॉर 2001। टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों लाया गया था? ठीक है, अब आप थोड़ा सा सोचिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस लिए आया था। याद आया? बेसिक
फैसिलिटीज़ ऑफ द स्कूल को प्रमोट करने के लिए, और ये भी आपके प्राइमरी के लिए ही है। Which article bound Indian citizen to provide the opportunity of education in the world in age group 6 to 14? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, आर्टिकल 21A है। अच्छा, ये वाला आर्टिकल है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28, 29, ठीक है, एक मिनट, लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। विच आर्टिकल बाउंड द इंडियन सिटीजन, ओके सॉरी, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करेगा, बट यहाँ पे इंडियन सिटीजन दिया है कि मतलब आपके पेरेंट्स हो गए या बाकी कोई भी लोग, मेनली तो हम पेरेंट्स को ही कहते हैं। आर्टिकल जो आपका 51A है उसमें पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को क्या करें, स्कूल तक लेकर के जाएं। तो देखिए, आप भी क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट का नाम ले रहा है या आपके पेरेंट्स का या सिटीजन को वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है। विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू RTE एक्ट 2009? इसका होगा आर्टिकल 21 है, बिल्कुल ठीक है। RTE जो है 2009 जो है आपका। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1995 में लॉन्च हुआ था। DPEP 1995। कल मैंने एक आपको ईयर वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ है शॉर्ट में, पूरा जितने भी ईयर्स के कमिटीज़ के रिपोर्ट्स के जो ईयर हैं, जैसे सार्जेंट कमेटी कब आई, रिपोर्ट कब दी गई थी, हंटर कमीशन कब दिया गया था, आपका हार्टॉग कमेटी कब दी गई थी, इसके अलावा सैडलर कमीशन कब आया था, वो सारे का मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में 20 मिनट्स का है, उसको ज़रूर देख कर जाएँ और लास्ट मिनट पे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, वो इसी प्लेलिस्ट में आपको CUET PG एमएड वाले प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। ठीक, उसको आप ज़रूर देख कर जाएँ, वो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो ईयर वाले क्वेश्चन है वो बहुत प्रोमिनेंटली पूछे जा रहे हैं। Who gave the concept of managing teaching learning in the field of education? तो टीचिंग लर्निंग को मैनेज करना शिक्षा के क्षेत्र में, इस जो आपका संप्रत्यय है इसको देने वाले हैं I.K. डेविस। किसने दिया है? I.K. डेविस। द कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसने दिया है? तो ये जो टेक्नोलॉजी दिया है ये सिल्वरमैन ने दिया है। ठीक है, जब आप ET एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नाम आप सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने, तो आपने सिल्वरमैन का नाम भी ज़रूर पढ़ा होगा। तो कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये जो है आपके सिल्वरमैन। विच लर्निंग थियोरी इज़ रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्राम? तो लीनियर प्रोग्राम ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि लीनियर प्रोग्राम देने वाले ही कौन है? स्किनर। और स्किनर की थियोरी कौन सी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ब्रांचिंग किसने किया है? नॉर्मन। नॉर्मल नहीं होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, नॉर्मन होगा। ठीक है, नॉर्मन ए क्राउडर। और ब्रांचिंग किसने, ये आपका मैथेटिक्स किसने दिया है? तो मैथेटिक्स जो है वो गिलबर्ट ने दिया है। याद रखिएगा, तीनों ब्रांचिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए ऊपर एक दे दिया, नीचे एक दे दिया, तो आपके लिए ईजी है। सो गेट इनटू योर माइंड, तीनों जो आपके हैं प्रोग्रामिंग के, चाहे वो लीनियर हो, ब्रांचिंग हो या फिर आपके मैथेटिक्स हो, तीनों के प्रोपाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम? कौन सा नहीं है? एक्सपोजिशन, डायग्नोसिस, रिमेंडिनेशन और कंट्रोलिंग। तो देखिए, ब्रांचिंग में हम कंट्रोल नहीं करते हैं, उसके अलावा हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई गलत स्टेटमेंट का आंसर देते हो तो आपको क्या किया जाता है? दूसरे पेज पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे आपको आंसर्स देखने को मिलते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग इज़ द करेक्ट वन। विच इज़ नॉट अ टीचर कंट्रोल्ड स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग? तो टीचर कंट्रोल्ड कौन सी नहीं होगी? देखिए, चॉक एंड टॉक है तो टीचर के हाथ में है, टीम टीचिंग भी टीचर कर रहा है तो भी लेक्चर, लेकिन लेबोरेटरी मेथड उसके हाथ में नहीं है कि उसने कहा कि देखो अब मैंने सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में मिलाया, अब रुक जाओ, सब्सटेंस ए भी तो मिलेंगे नहीं, जब मैं कहूँगा तब मिलेंगे या जब मैं चाहूँगा तब, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये तीन तो उनके हाथ में है, बल्कि लेबोरेटरी मेथड जो है वो टीचर के हाथ में नहीं हो सकता है। विच इज़ कंपोनेंट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू साइकोमोटर एक्सपेक्ट? तो साइकोमोटर एक्सपेक्ट जहाँ भी बात किया जाएगा तो हमेशा आपको, मैंने कहा है, वहाँ पे आपको एक्शंस दिखाई देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स, वर्बल कॉन्सेप्ट्स और क्रिएटिविटी। तो वर्बल कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो भी चीज़ आप बताओगे तो उसमें आपको क्या लगेगा? एक्शंस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। What was the मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडल्ट एजुकेशन? जैसे एडल्ट एजुकेशन का तो इस बार आप देखोगे NEP में भी काफ़ी बात की गई है, एक NCF लाने की ही बात की गई है, ताकि हम क्या कर सकें,
इरेडिकेट कर सके। किसको? इलिटरेसी को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कम उम्र में ही एजुकेशन छोड़ देते हैं। ठीक, तो हम इलिटरेसी को अपने देश से हटाना है, इसलिए एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। कौन सा पिलर नहीं है? तो NEP 2020 में टोटल 5 पिलर हैं आपके, एसेस, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, और एक और कोई है जो मुझे एट प्रेजेंट रिमाइंड नहीं हो पा रहा है। अगर लास्ट तक आ जाएगा दिमाग में तो मैं बता दूंगी। क्वांटिटी की बात हम नहीं करेंगे, क्वांटिटी नहीं देना है, ठीक है। तो आपका ये होगा, एसेस होगा, इक्विटी होगा, क्वालिटी होगा, आपका अकाउंटेबिलिटी होगा, ये होगा, ठीक। इन बुद्ध एजुकेशन सिस्टम अ रिचुअल टेक प्लेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो बुद्ध जो बौद्ध धर्म है उसमें एक रिचुअल होता है कि जब आप हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हो तब आपको भिक्षु बनना है या भिक्षुकी बनना है, उसके लिए एक आपका रिचुअल होता है, संस्कार होता है, उसको उपसंपदा संस्कार कहते हैं, ठीक है। पबज्जा स्टार्टिंग में करते हैं, याद रखिएगा ये स्टार्टिंग में होता है पबज्जा संस्कार। जब बच्चा क्या करने जाता है? एजुकेशन लेने जाता है तो पबज्जा होता है, और जब कंप्लीट करता है तब उपसंपदा संस्कार होता है। उपनयन हिंदू धर्म में होता है। द पीरियड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस इज़ वन ऑफ द रैपिड ग्रोथ एंड चेंज, ठीक बात है। द प्री कंडीशन फॉर ऑल डेवलपमेंट इज़ हेल्दी फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन। तो डेवलपमेंट का प्री कंडीशन ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि हेल्दी फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन है। तो देखिए दोनों बोथ A एंड R आर करेक्ट, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि एक रैपिड ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलता है जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके एडोलेसेंट एज तक 18 to 19 ईयर, उसमें बच्चे के बॉडी में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये डेवलपमेंट की बात करने लग जाते हैं कि जो पहली शर्त है डेवलपमेंट की वही क्या है कि आपका फिजिकल ग्रोथ बच्चे का क्या हो, अच्छे से हो। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट उसका रीज़न वो सही नहीं दे पाए हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, preaching, imitation and assimilation are accelerating method of socialization। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको किसी बच्चे को उस कल्चर को इंटरनलाइज करवाना है तो आप इस मेथड से उसको अच्छा बोलकर, उसको पनिश करके, उसको कुछ टॉफ़ी दे करके, उसको कॉपी करवा के आप सिखा सकते हो। बाई प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन अ चाइल्ड विल बी एक्सेप्टेबल मेम्बर ऑफ ए सोसाइटी। गुड एनफ। आपके यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और यहाँ पे आपका R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। वाई, क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सोशलाइजेशन का जो मेथड है इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, और सेकंड में इन्होंने मे बी बोला है कि बच्चे को एक्सेप्टेबल मेंबर बनाने के लिए इस प्रोसेस से आप कर सकते हो। ओके, फेयर इनफ कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि आप किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स की बात की गई है, जबकि यहाँ पे इन्होंने एक बच्चे को ले लिया कि अगर आपको इस प्रोसेस के थ्रू ओवरऑल जो सोशलाइजेशन है उसके थ्रू आप बच्चे को एक एक्सेप्टेबल मेंबर बना सकते हो, इसीलिए इन्होंने इसको नॉट वाला अप्रोप्रिएट माना है। Educational philosophy is an interdiscipline which inclines towards the discovery of philosophical solutions of educational problem का philosophical solution ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Educational philosophy is the production of joint effort of philosophy एंड एजुकेशनल डिसिप्लिन। तो ठीक है, आपका ये जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि एजुकेशनल फ़िलॉसफी हम क्यों पढ़ते हैं कि हमारे जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आए हम उसको विद द लेंस ऑफ फ़िलॉसफी देख पाएँ। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ये दोनों फ़िलॉसफी, आप एक जो फ़िलॉसफी एजुकेशनल फ़िलॉसफी, वो फ़िलॉसफी और एजुकेशन के जॉइंट प्रोडक्शन से, जॉइंट एफर्ट से ही चल रही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक एजुकेशनल फ़िलॉसफी के बारे में कहा गया है कि उसके बारे में कि जैसे दो अलग अलग लोग मिल रहे हैं और उसके एक एफ़र्ट से बन रहा है, जबकि यहाँ पे उसको सल्यूशन की तरफ टेंड किया गया है कि वो क्या करता है, क्यों है ऐसा। यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, और यहाँ पे उसके क्यों को रिप्लाई कर दिया है कि उसमें फ़िलॉसफिकल सल्यूशंस को क्या किया जाता है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को उसके साथ फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। शैक्षिक संस्थानों में या कहीं भी हम उसको फ़िलॉसफी के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोनों करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। पीपल थिंक फ़िलॉसफी इज़ रिलेटेड टू द सोशल एंड गॉड एंड एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। वेट, पीपल थिंक फ़िलॉसफी इज़ रिलेटेड टू सोशल एंड गॉड, ठीक है, इन दोनों से, एंड एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। सो दे
कैन नॉट बी इंटरलेस्ड, दोनों को हम साथ में नहीं रख सकते। देयर इज़ नो नीड ऑफ फिलोसफी टू डिटरमाइन द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकॉज एजुकेशन इज़ सफिशियंट टू डिटरमाइन एंड अचीव द। अब देखिए, आपने फ़िलासफ़ी के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि फ़िलासफ़ी क्यों ज़रूरी है, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्यों लाई गई है, और यहाँ पे वो उस चीज़ को सीधे सीधे नकार रहे हैं कि भाई इसकी ज़रूरत हमें है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए जो सेकंड है वो तो आपका मुझे पूरी तरीके से ही ये गलत लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है हमें फ़िलासफ़ी की नीड नहीं है। अगर फ़िलासफ़ी की नीड नहीं हुई तो क्या आप ऐसे पेपर पढ़ रहे होते फ़िलासफ़ी के बारे में? नहीं, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी पेपर ही नहीं होता इफ़ इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। और दूसरा जो है कि ये स्टेटमेंट आपका है, पीपल थिंक फ़िलासफ़ी इज़ रिलेटेड टू सोशल एंड गॉड एंड एजुकेशन रिलेटेड इंटरलिस्ट। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है वो जो समाज में चीज़ें चल रही हैं इन सब से है, और एजुकेशन जो है जैसा हमारा व्यवहार होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, और दोनों को हम आपस में बदल करके नहीं देख सकते। बट एक्सप्लेनेशन बी आपकी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। ए इज़ करेक्ट, आर इज़ नॉट करेक्ट। नेचुरलिज़म एक्सेप्ट निगेटिव एजुकेशन, तो नेचुरलिज़म एक्सेप्ट करता है, तो आपको यहाँ से भी पता होना चाहिए कि रूसो नेचुरलिस्ट थे और उन्होंने निगेटिव एजुकेशन दिया था। दे वर अगेंस्ट पॉजिटिव एजुकेशन, तो देखिए ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव एजुकेशन के खिलाफ थे, बट हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक में तो आप एक उनको आपने लिया है जो बता रहे हैं कि नेचुरलिस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूसो का कॉन्सेप्ट है निगेटिव एजुकेशन का, बट उन्होंने कभी ये थोड़े कहा कि आप पॉजिटिव को खिलाफ में रखो, और ये उसका रीज़न भी नहीं हो सकता। एट लास्ट ऑल फिलोसोफर बिकम एजुकेशनिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट बिकम फिलोसोफर, ये एक लोग का कोट भी है कि अंत में सभी फिलोसोफर एजुकेशनिस्ट बन जाते हैं और सभी एजुकेशनिस्ट फिलोसोफर। फिलोसफी इज़ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। अब इस जो आपका एजर्शन रीज़न है आप इसमें देखिए कि इसमें एजुकेशन को फ़िलॉसफ़ी से जोड़ा गया है और फ़िलॉसफ़ी को एजुकेशन से, और यही सेम काम यहाँ भी कहा गया है कि फ़िलॉसफ़ी शिक्षा का एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो उसका बेस है, और एजुकेशन उसका डायनामिक साइड है, क्योंकि एजुकेशन हमेशा बदलती रहती है। जो पर्सपेक्टिव है, चाहे आप स्पेक्युलेटिव देखो, नॉर्मेटिव देखो या क्रिटिकल देखो, तो आपको क्या दिख रहा है कि वो जो फंक्शंस हैं तीन फ़िलॉसफ़ी के वो भी चेंज हो रहे हैं। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, प्रैग्मेटिस्ट डू नॉट बिलीव इन द अल्टीमेट रियलिटी, गुड इनफ, क्योंकि वो यूटिलिटी पे बिलीव ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, दे बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ चेंजिंग एंड अल्टीमेट रियलिटी इज़ इन द मेकिंग प्रोसेस। ठीक बात है कि अल्टीमेट रियलिटी वो आज भी बनती है और हमेशा बनती रहेगी, कभी कोई एक चीज़ जो परमानेंट फिक्स्ड नहीं हो सकती। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। साइकोलॉजी का आपको मीनिंग के अरेंज करना है, जैसे पहले क्या आया बाद में कौन आया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका है बिहेवियर, ये अभी हम लेटेस्ट में पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर है, तो डी तो सबसे पहले होगा। और जो आपका सोल है, सबसे पहले हम साइको और लॉगस जब अलग अलग किया हमने, तो साइको तो आपका हो गया, लॉगस का मतलब उन्होंने स्टडी, और साइको मतलब आपका सोल ही दिया था। तो यहाँ पे सोल की स्टडी, फिर माइंड को लिया गया कि नहीं माइंड होगा, फिर कॉन्शियसनेस को कहा गया, और एट लास्ट हम इसको पढ़ते हैं। तो जैसे दिया है ये आपका इसी ऑर्डर में रहेगा। ऑपरेशंस को आपको अरेंज करना है फर्स्ट टू लास्ट। ओके, तो देखिए ये आपका फर्स्ट टू लास्ट, तो सबसे पहला जब हम देखेंगे कि ऑपरेशन ऑफ मेंटल फंक्शंस का, कि सबसे ज़्यादा आप फ्लुएंटली आप कह लीजिए सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो कब कर पाएंगे और सबसे स्टार्टिंग में क्या है। तो सबसे पहले आप सोचते हैं, आप कॉग्निशन लगाते हैं कि थिंकिंग करना है या क्या चीज़ करनी है हमें, आप वो चीज़ को देखोगे। ठीक है, उसके बाद जो आप सबसे आखिरी में करोगे वो आप करोगे इवैल्यूएशन, कि आप उस पर जजमेंट दे पाने की कंडीशन में हो। और जब आप कॉग्निशन की बात कर रहे हो तो कॉग्निशन के आपके ठीक पहले यहाँ पे आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग आया, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब भी आपके क्रिएटिविटी से देखा जाता है हमेशा, और इसका मतलब है कि आप वेरियस पर्सपेक्टिव एक चीज़ के बारे में ले आ पा रहे हो। ठीक है, और फिर आपका एज सच कहीं इवैल्यूएशन, एक मिनट, कॉग्निशन नहीं, पहले इवैल्यूएशन होगा। कॉग्निशन आपका सबसे स्टार्टिंग में होगा, ई सबसे पहले होगा और इवैल्यूएशन सबसे आखिरी में होगा, और इवैल्यूएशन के बाद आप जाएंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ,
और उसके बाद आपका सबसे फर्स्ट पे हमने कॉग्निशन रखा है। कॉग्निशन के बाद आपका मेमोरी या कन्वर्जेंट थिंकिंग में से कोई एक आपका आएगा। हम ऑप्शन के साथ जाएंगे। आपका पहले ई रहेगा और लास्ट में सी डी का आपका यहाँ पे ये बनेगा। पहले ई रहेगा और लास्ट में सी डी। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस इन कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो एडगर डेले का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है विजुअल सिंबल, वर्बल सिंबल, फील्ड ट्रिप्स। तो फील्ड ट्रिप्स आपको बहुत अधिक याद रहेंगी और विजुअल सिंबल्स भी आपको याद रहेंगे एज़ कम्पेयर टू वर्बल के अकॉर्डिंग। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जिबिट्स। तो डेमोन्स्ट्रेशन भी अगर आपने कोई चीज़ देखा है तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो करना था वो कैसे करना था, मतलब कम से ज़्यादा में या ज़्यादा से कम में। अच्छा ये एक मिनट, लर्निंग कोन ऑफ एक्सपीरियंस तो ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो रहेगा इनका वो इन्होंने दिया है, मतलब सबसे अधिक जिसमें आ रहा है वो सबसे पहले इन्होंने दिया है, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन में। उसके बाद आपका फील्ड विजिट्स में, उसके बाद एग्जीबिशन में, फिर ए और फिर बी वो सबसे आखिरी में रहेगा जो हम वर्बल तरीके से सुन रहे हैं, और उसके पहले रहेगा विजुअल। तो डी सी ई ए बी करेक्ट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। वुड डिस्पैच 1854 में आया था। मैकाले मिनट 1835, हंटर कमीशन 1882, कर्जन की जो एजुकेशन पॉलिसी 1904 में आई थी, और उसके बाद हर्टॉग कमेटी 1929। ये जितने भी आपके कमीशंस और ये कमेटी अभी दी हुई हैं, इन सबको कल हमने उस जो हमारी शॉर्ट ईयर्स वाली क्लास थी कमेटी वाली जिसमें क्रोनोलॉजी में, तो देखिए उसमें मैंने कराया हुआ है। तो आप तुरंत यहाँ पे कर लेंगे, और यहाँ ईयर लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता ही चल गया होगा। ये भी आपके कुछ कमेटी और कमीशन दे दिया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। गोखले बिल 1911 ठीक है। सेटलर कमीशन 17 में आया था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 48, 64। आचार्य नरेंद्र देव कमेटी एक आपके लिए नई है जो कि 1953 में आई थी, और ये एग्जामिनेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में बदलाव के लिए कह लीजिए या चेंजेस के लिए लाई गई थी आपकी आचार्य नरेंद्र देव कमेटी। तो यहाँ से आप इसको ऑप्शन में लगा लेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन्वेंशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये एकदम उसी ऑर्डर में दिया हुआ है। टेलीग्राफ, रेडियो, साउंडलेस मूवी, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, और सबसे लेटेस्ट में हमारे पास सैटेलाइट वाला सिस्टम है। तो ए बी सी डी ई ही आपका जो है यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग इन गेन हायरार्की ऑफ लर्निंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए यहाँ पे गेन की नहीं है, गैगने होगा। यहाँ पे अगेन इन्होंने जो है मिसप्रिंट किया है, गैगने है। गैगने की जो है आपकी वो लर्निंग थियोरी में इन्होंने एक हायरार्की दी है, और उसमें सबसे पहले कौन सा होगा, तो ये आपको चूज़ करना है। ये आप ऑप्शन के साथ सबसे लास्ट में आपका प्रिंसिपल लर्निंग रहेगा, सी ऑप्शन, और सबसे पहले आपका सिग्नल लर्निंग रहेगा। सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग, फिर आपका मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, और उसके बाद आपका लास्ट में आ जाएगा प्रिंसिपल लर्निंग, जो सबसे आपका हाईएस्ट रहता है। Voice mail digitizes outgoing voice messages and store them in recipient voice mail box in digitized form. Telnet is a program that allow one to log in computer on the internet and use online database. तो फर्स्ट आपका जो है वो इनकरेक्ट है और सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए जो आपका वॉइस मेल है वो आउटगोइंग वॉइस मैसेजेस जो है आपने भेजा और वो स्टोर हो रहा है रेसिपेंट के वॉइस मेल बॉक्स में इन डिजिटाइज्ड फॉर्म, तो ऐसा नहीं है। और टेलनेट ये तो आपको पता है कि आपका जो है मिला हुआ है कि आप इसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में लॉगिन करके डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। सोसाइटी एंड एजुकेशन आर इंटरडिपेंडेंट। वेल एनफ एजुकेशन ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन इट्स जोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ये भी बात सही है क्योंकि जिस देश की जैसी अर्थव्यवस्था होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम उस देश की चीज़ों को पढ़ते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है। In material culture include all the objects such as pottery, clothes, ornaments, this means of transport of communication। ठीक है, मटेरियल कल्चर में आप सभी चीज़ जो देख सकते हो, एंड नॉन मटेरियल कल्चर में आप इन सारी चीज़ों की बात करते हो जिसको आप टच फील नहीं कर सकते। दे आर इंटेंजिबल लाइक द मैनर्स, एटिक्वेट्स, बिहेवियर, ठीक है, स्किल, लैंग्वेज, बिलीव्स, आइडिया, फिलोसफी। वेल एनफ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एज अ रिलीजन जैनिज्म हैज़ टू सेक्ट्स, दिगंबर एंड श्वेतंबर। ठीक है, जैनिज्म में दो आपको कहा जा रहा है, दो सेक्ट हैं, एक दिगंबर हैं और एक आपके श्वेतांबर हैं।
ठीक है। दिगंबर बिलीव करते हैं कि दैट अ पर्सन डिज़ायरस ऑफ इमेंसिपेशन, जिसको हम कैवल्य बोलते हैं, शुड वियर क्लोथ, मतलब दिगंबर वो कपड़े पहनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं बेसिक टीचिंग किसकी, महावीर स्वामी की। किसकी बात की गई है, दिगंबर की। तो देखिए दिगंबर कपड़े नहीं पहनते हैं बल्कि जो श्वेतांबर हैं वो पहनते हैं, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट वन आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही है। The person who has studied educational philosophy can only answer the question as to how much and why all have to change, as and how much and why have not to change। वो सिर्फ इस चीज़ का उत्तर दे सकता है कितना बदलना है और कैसे बदलना है, इस चीज़ का नहीं कि कितना ज़्यादा अधिक होगा और कैसे करना है, why। Education have to keep pace with scientific inventions and changes in social, religious, political and economic condition, else we would not able to keep us occur at the time come। तो एजुकेशन को उसके साथ पेस रखना होगा, किसके साथ, जैसे समाज बदल रहा है, जैसे सारी चीज़ें बदल रही हैं, तभी वो उसके साथ साथ चल पाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। The major important representation of ICT in education is the presentation and use of teaching aids। ठीक है, NCERT न्यू दिल्ली हैज़ टेकन अप अ मेजर रोल इन यूज़ ऑफ ICT इन लैंग्वेजेस। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है आपकी। देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सेट इज़ अबाउट असर्शन एंड रीज़न, आपके पेपर में भी ऐसे ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, कि अगर आपको हेक्टिक होता है तो पहले आप अपने सेक्शन बी को करिए, ताकि जो ये लेंदी क्वेश्चंस है ना, इनको आप पढ़ करके ईजिली करेक्ट आंसर कर पाएँ। UCS की बात कर रहा है, अनकंडीशन स्टिमुलस शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द कंडीशन स्टिमुलस। सही बात है। इफ़ कंडीशन स्टिमुलस विल बी स्ट्रॉन्गर देन अनकंडीशन स्टिमुलस, देन द एनिमल नॉट नोटिस द अनकंडीशन स्टिमुलस। इफ़ आफ्टर कंडीशनिंग not provide the UCS after condition stimulus, that conditional response will be indeed, this situation is called extension। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपकी ऊपर वाली बिल्कुल सही थी, जो वही बात कह रहा है कि अगर आप UCS दे रहे हो, मतलब आपने उसको बार बार खाना दे रहे हो लेकिन आप घंटी नहीं बजा रहे हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भूल जाएगा घंटी पे भी उसको क्या करना है, सलाइवेशन करना है, और उसको एक्सटेंशन बोला जाता है। नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर के आपको नाम यहाँ पे जो है वो पकड़ने हैं, जो नेचुरलिस्टिक हैं। तो देखिए ACD वाले लोग हैं, डार्विन, हाँ डार्विन की तो थियरी है भाई, हनले और हर्बर्ट स्पेंसर, ये तीन लोग क्या है, नेचुरलिस्ट हैं, इनको नाम याद रखेंगे। थॉर्नडाइक के मेन लॉ, ये भी मैंने आपको बताया है, एक्सरसाइज, इफेक्ट और रेडीनेस, हो जाएगा आपका BCE। स्टेजेस ऑफ लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट विथ कैट, स्टेजेस को आपको ले आना है। ड्राइव, गोल, बॉन्ड, रैंडम मूवमेंट, कौन सा होगा, तो ABCD। इन्होंने किसकी बात नहीं की है, तो इन्होंने बॉन्ड जैसी कोई बात नहीं की है, किसने, थॉर्नडाइक ने बॉन्ड जैसी कोई भी बात नहीं की है, तो ABCD। कॉग्निटिव थियरी लर्निंग की आपको निकालनी है, तो गुथ्रिल की नहीं, कॉन्टिग्यूटी है तो वो नहीं होगा। टॉलमैन की है, इनसाइट भी है। हल की देखिए दो थियरी है, एक लर्निंग में भी, एक इंटेलिजेंस भी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि हॉल दे दिया है इन्होंने, कोई और ही, वो जो मैं बता रही हूँ वो HULL है। तो इनमें काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इनके पेपर में दिख रहा है। लेविन थियरी ऑफ फील्ड लर्निंग, देखिए इन्होंने भी इसको फील्ड को क्या लिख दिया है, फाइल्ड लिखा है। ओके, तो लेविन की थियरी ये भी आपकी किसकी है, लर्निंग की थियरी है, तो आपको याद रखना है ये B, C और E। फाइंड आउट द मेन टाइप्स ऑफ लर्निंग, वर्बल लर्निंग, मोटर लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। फिजिकल लर्निंग, नॉन वर्बल लर्निंग नहीं होगा, वर्बल, मोटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बेसिकली 5 जो है ना आपको लर्निंग दिए गए थे, जिसमें कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन कंप्लीट होते हैं, ये उन्हीं के हैं क्वेश्चन, इसीलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ACD करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ लर्निंग इन गैन हायरार्की ऑफ लर्निंग, फिर से उन्होंने गैगने को देखिए गैन लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट SR वर्बल, तो आपको अभी मैंने बताया कि उनके जो है टोटल जो उन्होंने हायरार्की में अपने दिया हुआ था, उसमें अभी ऊपर हायरार्की में लगाने को भी आया था, तो उनका कॉन्सेप्ट है SR लर्निंग, वर्बल लर्निंग। नॉन वर्बल और रिफ्लेक्टिव जैसी कोई भी बात उन्होंने नहीं की है। ओके, तो ABC।
फाइंड आउट द फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस को अगर आप देखो तो आप जो है इमिटेशन तो नहीं करना चाहिए, बाकी ABCD आपका करेक्ट है, क्योंकि इमिटेशन कॉपी करने से आपका लर्निंग थोड़ा इफेक्ट होगा, लेकिन मोटिवेशन, थकावट, आपका वातावरण और किस मेथड से टीचर पढ़ा रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसके आपको करेगा। प्रैग्मेटिज्म हमेशा कहते हैं कि भाई देखो जो रियलिटी है वो मेकिंग में है, बन रही है, कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। आइडियलिज्म वाले भगवान को मानेंगे, रियलिज्म वाले जो चीज़ सामने दिख रही है उसको, नेचुरलिज्म वाले नेचर को। इजी क्वेश्चन है, अब आप इसमें करेक्ट ऑप्शन जो भी है। अच्छा, एक और चीज़, पेपर देते टाइम ना कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है, इसको तो यहाँ सही कर लेते हैं, बट जब हम इस कर्सर से स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, वहाँ पे जब आंसर को मैच इट करते हैं तो वहाँ गलत लगा के आ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ, बी वेरी अवेयर कि जो आप यहाँ पे कर रहे हो ना, जो आपको शीट मिलेगी उस शीट पे ज़रूर क्वेश्चन नंबर डाल करके ए का ये ऐसे करके आप कर लीजिएगा। इट ओनली टेक योर एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स, बट इससे आपके क्वेश्चन की कन्फर्मिटी हो जाती है। तो मैंने उसके बाद इस चीज़ को ट्राई किया, तो मेरे क्वेश्चंस फिर इस तरह से गलत नहीं हुए। तो आप लोग जा रहे हैं देने, तो इसलिए आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ कि जो यहाँ पे आप क्वेश्चन को टिक कर रहे हो, तो आप ध्यान देना कि नीचे जब आप ये मैचिंग करोगे ना, तो ए का 4th और बी का ये, तो कभी कभी क्या होता है जब हम अधिक क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ स्लिप कर जाती है, हमें वो चीज़ें दिखने लगती है जो चीज़ वहाँ होती नहीं है कभी कभी। तो इस चीज़ को इंश्योर करिएगा कि हर क्वेश्चन का जो आपने वहाँ टिक किया है वो आप नीचे जो है ऑप्शन में भी सेलेक्ट करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो शीट मिली है वहाँ पे लिख लिया करें, सबका ना से, लेकिन ए का 3, ए का 2 ऐसे करके अगर आप लिखेंगे उसके बाद मैच करेंगे तो आपको आएगा। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेट्स और फ्रोबेल की बात की गई है। फ्रोबेल जो भाई प्ले वे मेथड, ये तो आप लोगों को याद हो चुका होगा। प्लेटो ने डायलेक्टिव मेथड भी दिया हुआ है, अरिस्टोटल का इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है, सोक्रेट्स का क्वेश्चन आंसर मेथड है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस अकेले क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो प्लेटो का डायलेक्टिव मेथड है, आपको नई बात पता लगी होगी। एरिस्टोटल इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो देने वाले हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो एरिस्टोटल का है। और जो सुकरात हैं, इनको जहर देकर मार दिया गया था, उन्होंने क्वेश्चन आंसर मेथड को जो है ले आए हैं। और फ्रोबेल का प्ले वे मेथड तो आपको पता होगा क्योंकि ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ से लगा लेंगे। अब यहाँ पे आपको मैचेट फिर से दिया हुआ है, जिस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहला जब साइकोलॉजी आई थी तो स्ट्रक्चरलिज्म आया था, तो उसमें कौन होगा? विल्हेल्म वुंट। उसके बाद जो है आपका फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म में कौन होगा? विलियम जेम्स। कौन उसके प्रोपाउंडर हैं या मेन है वो नाम याद रखिएगा। बिहेवियरिज्म वॉटसन, जेस्टाल्टिज्म वुल्फगैंग कोहलर। ठीक है, कभी कभी अगर ये भी हायरार्की में लगाने को दे देगा तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। स्ट्रक्चरलिज्म सबसे पहला जो स्कूल आया था साइकोलॉजी का, फिर फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और इस तरीके से वो चीज़ आती है। जेस्टाल्ट तो सबसे लेटेस्ट स्कूल आता है। हायरार्की ऑफ लर्निंग, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कॉन्क नहीं CONE होगा। कनेक्शनिज्म में भी स्पेलिंग गलत है। क्लासिकल कंडीशनिंग, सो हायरार्की ऑफ लर्निंग गैगने की होगी, GAGNE। देखिए, दो थियरीज़ हम लोग पढ़ते हैं, एक तो गैगने की है आपकी और एक गेग की भी थियरी है, GAGE। गेग की थियरी दूसरी है, गैगने की थियरी दूसरी है। गेग की थियरी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के ऊपर है। ठीक है, क्लासरूम सेटिंग में टीचर कैसे अच्छा बता सकता है, ये इनका इसके ऊपर है। जबकि जो गैगने हैं, इन्होंने कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक भी लिखी है और इनका काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड काम किया गया है, जिसमें इन्होंने 5 E's जो हम पढ़ते हैं ना, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और ये सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने तकरीबन आपके 10 या 12 कितने वो दिए हुए हैं, प्रोसेसेस दिए हुए हैं। फिर एक हायरार्की भी दी है लर्निंग की, वो सब गैगने की है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल नाम दिया हुआ है। कनेक्शनिज्म तो थॉर्नडाइक, क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलव। वेल इनफ, इजी क्वेश्चन था ये भी। कभी कभी ये फ़ायदा होता है कि इफ़ यू नो ओनली 1 और 2 ऑप्शंस, तो आप ऑप्शन के साथ जा करके उसको मैच इट करोगे, बाकी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एनिमल कौन कौन से उन्होंने यूज़ किए उसके अकॉर्डिंग पूछ दिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर किया था, पैवलव ने कुत्ते के ऊपर किया था, स्किनर ने रैट और पिजन्स के ऊपर किया था और कोहलर ने एप्स के ऊपर किया था। तो मैंने तो आपको बताया है कि एप्स चिंपैंजी, जो इनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी है जिसका नाम सुल्तान था, कोहलर ने उसके ऊपर भी किया हुआ है।
तो यहाँ से आप ऑप्शन करेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका प्याजे का स्टेजेस दिया हुआ है और उस स्टेज में क्या क्या आपकी एक्टिविटी है वो बात की गई है। सेंसरी मोटर है तो रिफ्लेक्सेस आर योर टीचर, बच्चे का जो मेन रिफ्लेक्सिव एक्शन है उससे ही वो बताएगा। उसको भूख लगी है तो वो रोएगा, हाथ पैर इधर उधर करेगा, अनकंफर्टेबल होगा तो रिफ्लेक्सेस आर द एक्शन। प्री ऑपरेशनल स्टेज है तो वो एक्सप्लोर करेगा बच्चा, अभी उसके अंदर एसिमिलेशन और उसके अंदर जो है इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं आया है, लेकिन वो एनिमिज्म की क्वालिटी सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में वो क्या करता है कि वो पार्ट और होल के कॉन्सेप्ट को समझ जाता है कि अगर मुझे कोई चीज़ सिक्का मिला है तो सिक्का ज़्यादा है और नोट एक ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिक्का ज़्यादा होगा नोट कम होगा, तो वो इस चीज़ को समझ जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल जिसमें वो रीजनिंग कर पाता है, ठीक है, रीजनिंग कर पाता है, लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग के एबल होता है। तो यहाँ से आप इसको आंसर कर लेंगे। सो दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आपको फैक्टर और उसके नेम पूछा है। यूनिफैक्टर थियरी विनय का है, एक कारक सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का, ग्रुप फैक्टर आपका थर्स्टन का और मल्टीपल इंटेलिजेंस आपका गार्डिनर का। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ़ यू। आपका पेपर कैसा गया और ये प्लेलिस्ट आपकी कितनी हेल्प की, उसका एक जेन्युइन रिस्पॉन्स ज़रूर आ करके दें। 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएँ उससे उनको हेल्प मिले और वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट CUET PG एमएड का प्रिपरेशन कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ यूट्यूब को नहीं पता होता है आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उसे उतना ही वो चीज़ समझ में आती है कि हाँ इस कंटेंट अच्छा है और इसको आगे बच्चों को और प्रमोट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।